प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। तमाम सियासी जमातें अपनी कैंपेन कर रही हैं, बड़े बड़े जलसे भी हो रहे हैं, छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स भी हो रही हैं। कहीं पर आवाम का रिस्पांस बड़ा ज़बरदस्त भी है, कहीं पर रिस्पांस हल्का भी है या तवक्कुआत से कम भी है। कुछ बड़े बड़े उम्मीदवार, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन कई बड़े बड़े उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको बहुत हैरत का सामना करना पड़ रहा है अपनी कैंपेन में। यानी उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं हो रही और उनको डर है कि कहीं कोई अपसेट उनके अगेंस्ट ना हो जाए। ऐसे बड़े शहरों में ऐसे कई नाम मौजूद हैं और अभी से लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि यहां पर तो बुर्ज उलट सकते हैं या बड़े बड़े अपसेट हो सकते हैं। यानी अपसेट्स की पेशगोइयां भी शुरू हो चुकी हैं हलकों में। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो अब से कुछ दिन पहले तक बिल्कुल कैंपेन नहीं कर पा रही थी, डीमोरलाइज्ड भी थी बल्ले का निशान जाने के बाद, ऐसा लगता है कि उसने भी थोड़ा सा अपना मोराल हाई किया है। एक तो अपने जो निशानात हैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उनकी कैंपेन शुरू की है और साथ ही साथ हलकों में निकलना भी शुरू कर दिया है और वो कुछ हलकों में तो निकल पा भी रहे हैं। तो ऐसे में क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मोमेंटम जो है वो भी अगले चंद दिन में बन सकता है? दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। फिर वो जोड़ तोड़ जो अभी 8 फरवरी के बाद होना है, इस दफा इलेक्शन में हम देख रहे हैं वो पहले ही शुरू हो गया है। अलीम खान साहब ने यह दावा किया है कि उनके साथ राब्ते में हैं वो लोग जिन्होंने आज़ाद जीत कर आना है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हिमायत से जीत कर आना है, आज़ाद हैसियत में जीत कर आना है। वो पहले से इनके साथ राब्ते में हैं और कुछ नाम वो कहते हैं कि जी हमारे पास मौजूद हैं। ये दावा उन्होंने किया है। तो ऐसे में ये बात क्या तहरीक-ए-इंसाफ के लिए ज़्यादा परेशानी का बाइस बनेगी या नून लीग के लिए ज़्यादा परेशानी का बाइस बनेगी? ये अलग सवाल है, क्योंकि अगर आज़ाद लोग जीत के तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ के कहीं और जाते हैं तो दोनों सूरतों में तहरीक-ए-इंसाफ भी परेशान होगी और नून लीग के लिए भी परेशानी का बायस होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ में भी इजाफा हो सकता है और इस्तेहकाम पार्टी की स्ट्रेंथ में भी इजाफा हो सकता है। तो क्या मंजरनामा बन सकता है? अभी से इस पर काम शुरू हो गया है। मैं इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करूंगा। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपको। खुशामदीद। बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। राना एहसान अफजल साहब, कई जगहों पर तो हम देख रहे हैं कि बावजूद इसके कि तहरीक-ए-इंसाफ को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, निशान भी ले लिया गया और आप जानते ही हैं पिछले 6-8 महीने में तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स और जो उम्मीदवार हैं वो किस फेज़ में से गुजरे हैं। लेकिन इसके बावजूद कहीं कहीं पर जो है हम देख रहे हैं कि बल्कि बहुत सारे हलकों में कांटेदार मुकाबले नज़र आ रहे हैं, चाहे वो विहाड़ी हो, चाहे वो मुल्तान हो, चाहे वो फैसलाबाद हो या लाहौर की भी 6-7 सीटों पर तो बहुत ही कांटेदार मुकाबले हैं। सियालकोट में भी 2-3 सीटों पर बहुत सख्त मुकाबला है। ऐसे ही और अजला में भी है, खुशाब में भी एक सीट पर सख्त मुकाबला है, एक सीट पर जो है चलिए मान लेता हूं मैं तहरीक-ए-इंसाफ का उम्मीदवार हल्का है। तो आपके ख्याल में तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी कैंपेन बना नहीं ली जो आपकी तवक्को के शायद खिलाफ हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पंजाब में अगर हम बात करें तो मुकाबला PMLN और PTI के दरमियान था मोस्टली, और जो उनकी अपनी कह लें कि हमारी ये कोई ना ख्वाहिश थी ना ये हमारी कोई इसके अंदर कोई रजामंदी थी, लेकिन उनकी अपनी जो वीकनेसेस थी इलेक्शन के मामले में उससे निशान चला गया। तो बिल्कुल आपके साथ एक कंपटीशन है PMLN का, लेकिन हम समझते हैं कि PMLN कंफर्टेबल है पंजाब के अंदर। हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत से PMLN जो है वो सीटें पंजाब में निकालेंगी। और बाकी ये है कि PTI पंजाब में कथा कलामी के लिए माजरत, पंजाब में आप कह रहे हैं कि सूबाई असेंबली की 2/3 निकालेगी या पंजाब में कौमी असेंबली की 2/3 निकालेगी? डेफिनेटली सूबाई असेंबली की मैं बात कर रहा हूं। और हम समझते हैं कि एक बड़ी मेजॉरिटी हम लोग नेशनल असेंबली की भी यहां से लेंगे। और जिस तरह शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारा टारगेट है या हमारी कोशिश है कि हम सिंपल मेजॉरिटी ले पाएं ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर। तो हम इस वक्त गामजन हैं और हमारे जो जलसे शुरू हो गए हैं, मियां नवाज शरीफ मैदान में आ गए हैं, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज मैदान में हैं और भरपूर हमें जो है पब्लिक की जो सपोर्ट है वो नजर आ रही है मुख्तलिफ जलसों में। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी तेजी आने वाली है अगले चंद दिनों के अंदर। अभी तो एक जलसा हो रहा है दिन में और PMLN एक अच्छी मेजॉरिटी से जीतने जा रही है 8 फरवरी को। ठीक है, चलिए, ये दावा तो सारी सियासी जमातें कर रही हैं, पीपल्स पार्टी भी कह रही है पंजाब में सरप्राइज देगी। मिस्टर आमिर हसन साहब, मुझे पहले तो 127 का बताइए कि वहां पर तो आपके मुकाबले में 2 उम्मीदवार हैं। आपका मुकाबला है किससे? अता तारड़ के साथ है या खोखर साहब के साथ है? ज़हीर अब्बास खोखर के साथ है?
देखिए मेरे ख्याल में कि अगर पीटीआई को नुकसान तो हुआ है उनके सिंबल ना मिलने का। और फिर वहां पे अगर आपने 127 का पूछा है तो उनके जो एमएनए और एमपी के कैंडिडेट हैं उनके आपस में शदीद इख्तलाफात हैं। वो जो एमपीए थे वो आखिर तक एमएनए के लिए चाहते रहे कि टिकट मिले। अच्छा, आपके कुछ लोग होते हैं जो आपके बड़े डाई हार्ड सपोर्टर्स होते हैं, उन तक तो शायद सोशल मीडिया से आपका निशान पहुंच जाता है, लेकिन जो वोटर है या ज्यादातर मेजॉरिटी है उन तक मैं नहीं समझता। तो मैं नहीं देख रहा कि पीटीआई को उस तरह से कोई इलेक्शंस के अंदर उनकी पोजीशन होगी। अब आते हैं हम यहाँ पे, तो ये जो 127 है यहाँ पे हर दफा एमएनए का कैंडिडेट पीएमएलएन ने हमेशा मुख्तलिफ उतारा है, जिसकी वजह से एक रिजेंटमेंट है यहाँ के वोटर में कि जो भी इनका लोग जिसे मुंतखब करते हैं उससे जवाबदेही का मौका ही नहीं देती नून लीग, हर दफा नया कैंडिडेट ले आती है। तो मैं समझता हूँ एक कैंडिडेट के खिलाफ, और सेकेंडली जो यहाँ पे नून लीग के हालात हैं, आपने भी अपने इंट्रो में कहा और बजा कहा कि घबरा रहे हैं इस वक्त, जिसे अपना ये नून लीग गढ़ कहती थी और हमें ताने देते थे कि आप लाहौर में किधर आ गए। और हम लोगों ने तो एक भरपूर जलसा करके दिखाया 127 के अंदर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने। लेकिन ये सारे लोग इस वक्त गुमशुदा हैं। और मियां शहबाज शरीफ ने एक वो छोटी सी रैली की है परसों, वो भी आप देख सकते हैं कितनी तादाद थी। अगर आप जूम करेंगे तो उस पर आप गिन सकते हैं, और दर्जनों में लोग होंगे, सैकड़ों में भी मौजूद नहीं थे। तो मैं समझता हूँ कि नून लीग को जो एक इनके खिलाफ एक नफरत पैदा हुई है और वो बहुत ज्यादा है पंजाब के अंदर। और अब ये मैं कोई भी दावा नहीं करता, लेकिन पंजाब के वोटर किस तरह फैसला करेंगे, पीटीआई का वोटर क्या फैसला करेगा, आम लोग क्या फैसला करेंगे, उन्हें किसके अंदर उम्मीद नजर आएगी। क्या एक चौथी दफा आने वाला शख्स जो 3 दफा पंजाब का वजीर आला रहा है, 3 दफा वजीर आजम रहा है, उनके घर से भी इसी तरह लोग रहे हैं, अभी वो कह रहे हैं कि मुझे फिर बना दो, अभी कुछ काम करने के हैं, तो क्या लोग उधर देखेंगे? क्या लोग उधर देखेंगे कि एक जो नौजवान है सर, लेकिन वो अवाम से बैरिस्टर साहब, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि 3-4 मरतबा नून लीग की हुकूमत रही है, 3-4 मरतबा पीपल्स पार्टी की भी तो हुकूमत रही है। यही सवाल तो उनकी तरफ भी होता है कि जनाब आपने कराची का क्या हाल किया, सिंध का क्या हाल किया है, लाहौर का बंदा लाहौर में बैठा हुआ, क्या उसको कराची शहर के सूरत हाल का अंदाजा नहीं है? वो आप क्या चीज दिखा के, कौन सी पिक्चर दिखा के वोट मांग रहे हैं लाहौर में? मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आज अभी हमारा आसपा बीबी ने यहाँ पे एक खवातीन की मीटिंग की, मैं चंद्राय रोड से इधर आया हूँ, अब आपके प्रोग्राम के लिए मैं बैठ के कह रहा हूँ जी। तो चंद्राय रोड कभी आप देखते, मैं आपसे तस्वीर शेयर करूंगा। असल में कराची जो दिखाया जाता है वो लाहौर नहीं दिखाया जाता। लाहौर आ जाके मेन बुलेवार्ड का या 4-5 हाउसिंग सोसाइटीज जो प्राइवेट हैं उनका नाम लाहौर नहीं है। कभी हमजा साहब अपने हल्के में लेके जाए ना, कभी मरियम बीबी अपने हल्के में लेके जाए, कभी मियां नवाज शरीफ अपने हल्के में लेके जाए और जाके वो गलियां देखे। आप तो सिर्फ गई लाहौर से हैं, आप जाके जरा वो गलियां देखें ना, सांदे में जाएं, आप लोग धर्मपुरे में जाएं, आप चंद्राय रोड पे आए, आप लोग गली चौक में जाएं, आप लोग शादरा देखें सारा, तो लाहौर दिखाएंगे तो लाहौर क्या है तो वो भी पता चल जाएगा। दूसरी बात ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज वही रहती हैं, ये नहीं है कंजर्वेटिव हो या डेमोक्रेट्स हो, पार्टियां रहती हैं। एक फर्द क्या 4-4 दफा वजीर आजम बनेगा, 75 साल की उम्र में। वो हमारे मोहतरम है मियां साहब, वो अदालतों में सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, बीमार आदमी हूँ, मुझे सहूलत दें, और आवाम में वो अपना सीवी रख रहे हैं कि मुझे दोबारा से सारे नौजवान वोट दे दें, मेरा भी जज्बा कम नहीं हुआ। तो मेरे अब हम ये नहीं कह रहे कि पार्टी ना आए, सही है। आप कह रहे हैं कि नहीं, अगर उम्मीदवार बार क्यों, अगर फर्ज करें वो अपनी नौजवान क़यादत मरियम नवाज को उम्मीदवार बना दें कि वो वज़ीर आज़म बनेंगी, तो फिर पीपल्स पार्टी के पास तो ये दलील खत्म हो जाएगी ना कि आप हमें वोट दें। फिर तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, उनमें भी आप नहीं, हम अपना वोट मांगेंगे, लेकिन हम एक बात तो करेंगे ना कि 70% नौजवान है, तो क्या इन्हें कोई नौजवान नजर नहीं आता है पाकिस्तान में? ठीक है। और बार बार जिन लोगों ने नफरत की सियासत की है, हम दोबारा 5 साल उनके हवाले करके उनको नफरत और इंतशार में चले। मगर ये क्या नसीम सिद्दीकी साहब, ये एक आर्गुमेंट हम बार बार सुनते हैं कि नौजवान क़यादत, क्या सिर्फ नौजवान क़यादत नौजवानों का सोच सकती है? नौजवानों का कोई बुजुर्ग भी तो सोच सकता है, कोई सीनियर पॉलिटिशियन
जिसकी उम्र 70 साल हो, 65 साल हो, 50 साल से ऊपर का हो, वो भी तो नौजवानों के बारे में प्लान बना सकता है। ये क्या आर्गुमेंट होता है कि जी नौजवान ही नौजवानों के बारे में सोच सकता है या उनके लिए प्लान्स दे सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो कहने की बात है ना, ये जो कोई भी अपनी कंपेन अगर चला रहा है तो वो कोई भी आर्गुमेंट रख सकता है, लेकिन देखना तो ये है कि इस वक्त नौजवानों का हीरो कौन है। उसकी उम्र कितनी भी हो, लेकिन नौजवानों का हीरो कौन है वो तो सबको पता है। मैं यहाँ पे एक बात अप्रिशिएट करूंगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि उन्होंने इलेक्शन की जो कंपेन है वो सबसे पहले शुरू की और उन्होंने लाहौर में आके अपना गढ़ बनाया। गो के मुझे तो पूरी उम्मीद है कि वो यहाँ से हार जाएंगे, क्योंकि शायद लाहौर में पीपल्स पार्टी का इतना उम्मीद नहीं है। उम्मीद है या खदशा है? खदशा है मेरा ख्याल। नहीं, मुझे पता है कि ज़हीर खोकर जो है वो वहां पे बहुत स्ट्रांग है और उनका बरादरी है, हल्का है, क्योंकि मेरा भी हल्का वही है, मैं लाहौर में वही। अच्छा, तो फिर ये बताएं, अतात तारड़ साहब कितने नंबर पर आपको नजर आ रहे हैं अभी आज की कैंपेन के मुताबिक? नहीं, तारड़ साहब देखिए, तारड़ साहब को की जो है ना वो नेगेटिविटी पब्लिक के अंदर बहुत ज्यादा है। और इस वक्त जिस तरह नौजवान चार्ज है ना, तो इस वक्त दफा असद इलेक्शन के डायनामिक्स बहुत डिफरेंट होंगे। आपने तो बहुत हल्कों में जाके हमेशा काम किया और लास्ट टाइम मुझे याद है कि जब ज़मीनी इंतखाबात हुए थे तो आपने बेहतरीन वीलॉग किया था और उसके 99% रिजल्ट्स उसी तरह आए थे। तो लाहौर के डायनामिक्स जो है वो चेंज हो गए हैं। हम लाहौर के रहने वाले हैं, पैदाइश मेरी वहाँ की है, लिखत पढ़त वहाँ पे हुई है। एक ज़माने में ये पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था, फिर नून लीग का गढ़ बन गया, लेकिन अब नौजवान जो है वो इमरान खान की तरफ देखते हैं। उनके जो भी कैंडिडेट्स होंगे, इस दफ़ा आप ये देखेंगे कि लोग बिरयानी कहीं और से खाएंगे, कीमे वाले नान कहीं और से खाएंगे, लेकिन वो वोट कहीं और देंगे। एक और आर्गुमेंट अभी आया है, नसीम सिद्दीकी साहब, बैरिस्टर साहब ने एक और आर्गुमेंट दिया है तहरीक इंसाफ के हवाले से। उन्होंने कहा कि जी एक तो इनका जो निशान है सोशल मीडिया के जरिए तो चंद मखसूस लोगों को ही पता चल सकता है, पूरे हल्के के हर वोटर तक निशान पहुंचाना मुमकिन नहीं है। लेकिन मेरे जहन में एक आर्गुमेंट ये भी है कि जब सोशल मीडिया नहीं भी होता था तब भी लोग आज़ाद खड़े होकर आज़ाद उम्मीदवार जीतते भी रहे हैं और वो 15, 20, 25 दिन के अंदर अंदर ही अपना निशान जो है वो लोगों तक पहुंचाते थे, कामयाबी से पहुंचाते थे और दो बड़ी पार्टीज के होते हुए भी आज़ाद उम्मीदवार जीतते रहे हैं। 2018 में भी ऐसा हुआ, 2013 में भी ऐसा हुआ, उससे पहले भी हुआ। तो ये क्या मुश्किल है कैंडिडेट के लिए आज के ज़माने में कि अपना निशान घर घर तक पहुंचा सके? नहीं असद, ये देखे ना, ये आपके तजुर्बे वाली आपने बात की। अगर आपको याद हो ना, ज़िया-उल-हक ने भी एक ऐसा इलेक्शन करवाया था जिसमें पार्टी हिस्सा नहीं ले सकती थी, तो वहां पे पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त के नाम से खड़ी हुई थी, आजाद उनका वो था, और वो वहां पे उन्होंने बहुत सारी सीटें निकाली थी। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा, देखिए देहातों में शायद ये बात थोड़ी सी हो सकती हो, लेकिन शहरों में तो आपको पता है यंग जनरेशन है, उन्हें आपने एक दफा बता दिया कि बैंगन निशान है, फिर बैंगन जिस तरह पॉपुलर हो रहा है तो वो बैंगन के ऊपर ही ठप्पे लगेंगे या कोई भी और निशान होगा तो लोगों को पता चल जाता है। और जो आपके वोटर्स वहां पे मौजूद होते हैं या बाहर आपके कैंप मौजूद होते हैं और जो पीटीआई को वोट डालना चाहेंगे तो उनको पता होगा कि उन्होंने किसके ऊपर जाके स्टैंप लगानी है। बहुत आपने देखा कि टिकटॉक पे अगर आप देख ले तो हमारी अब वो नेशन जो है वो काफी उसको तालीम मिल गई हुई है, काफी चीजों का उनको पता चल गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस दफा ऐसा होगा कि निशान की वजह से कोई प्रॉब्लम आएगी। डेफिनेटली निशान अगर होता तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी चेंज होती, लेकिन अभी भी बहुत टाइम देगी तरीके। लेकिन ये चीज हमने राना सनातन साहब वैसे देखी कि शुरू में जब बल्ला गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी, सपोर्टर्स भी डीमोरलाइज दिखे, लेकिन 2-3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने मैनेज करके एक स्ट्रेटजी बनाई कि अपने आज़ाद निशान को कैसे हमने पब्लिश करना है और एडवर्टाइज करना है। और ऐसा लगता है कि कई हलकों में तो बहुत कामयाबी से उन्होंने किया। यानी बैंगन जैसे निशान को अगर उन्होंने पॉपुलर बना दिया है या जूते जैसे निशान को पॉपुलर बना दिया है तो आप देखें कि शायद कोई इतना भी ये मुश्किल टास्क ना हो आपके मुखालिफ पार्टी के लिए। समझता इतना कोई मुश्किल काम है कि आप निशान जो है अपने जो वोट बैंक है उस तक पहुंचाएं, क्योंकि एक तो वैसे भी 60 to 70% जो वोटर है वो तो यूथ है और यूथ जो है के साथ किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड होती है। और जब आपने वोट डालने जाना है तो वहां से भी पता चल जाता है कि कौन सी जमात का कौन सा निशान है। ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। लेकिन देखिए, मैंने तो आपको कहा कि PMLN को इस चीज असल चैलेंज क्या है सर आपके ख्याल में? आपकी मुखालिफ सियासी जमात पीटीआई के लिए असल चैलेंज क्या है? देखिए, असल चैलेंज तो पीटीआई के लिए है जो पोलराइजेशन की जो सियासत की, मेरे ख्याल से अवाम उसको रद्द कर देगी। जो एक झूठ के बयानिए पे उन्होंने सियासत की, जहां वो साइफर से लेके
मीर जाफर, मीर सादिक के जो नारे लगाए और फिर उसके बाद जो उनकी परफॉर्मेंस थी 3.5 साल की, वो चैलेंज है पीटीआई के लिए। समझता हूं कि हमारी जो बातचीत है, जो हमारा नैरेटिव है, वो भी अवाम के ग्रास रूट लेवल तक मियां नवाज शरीफ और अवाम समझती है कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन इस मुल्क की है वो पीएमएलएन जो है कैपेबिलिटी रखती है मुल्क को उससे निकालने के लिए। तो हम तो बिल्कुल पुरइत्माद हैं कि इंशाल्लाह पंजाब में मियां नवाज शरीफ की क़यादत में और वो चौथी दफा के वजीर आजम के कैंडिडेट होने के साथ साथ हमारी एक्सपेक्टेशन तो काफी अच्छी है। राणा साहब, आप अभी बैरिस्टर साहब जो हैं वो एन 127 की बात कर रहे थे और उसमें उन्होंने एक जो ड्रॉबैक बताया है या उन अता तारड़ साहब की कैंपेन का डिसएडवांटेज, वो कह रहे हैं कि जी उनको ये रहेगा डिसएडवांटेज कि वो नए उम्मीदवार हैं और हल्के के लोग नाराज हैं कि आप हर दफ़ा नया बंदा यहाँ से उतार देते हैं। और वो आप जानते हैं कि वो हल्का पहले परवेज़ मलिक साहब की फैमिली का था, फिर शाइस्ता मलिक भी वहाँ से लड़ी थी और अब आपने एक बिल्कुल ही एक आउटसाइडर को वहाँ पर मैदान में उतारा है। तो ये क्या डिसएडवांटेज रहेगा अता तारड़ साहब को 127 में? मैं तो समझता हूँ कि अता तारड़, जब आप एक नए हलके में जाते हैं तो वहाँ की लोग एक तो वेलकम करते हैं और अता तारड़ पीएमएलएन के एक बड़े हुए और एक यूथ की आवाज जो है वो बड़े ब्रेव पॉलिटिशियन आते हैं, तो वहां मेरे ख्याल से उनको पीएमएलएन बड़े भरपूर तरीके से उन्होंने वेलकम किया और उनकी कैंपेन बड़ी जबरदस्त जा रही है। तो अता तारड़ जो है इंशाल्लाह सीट निकालेंगे और हमें नहीं लगता कि वहां कोई इतनी हमें परेशानी होगी। चैलेंज अगर चैलेंज होगा क्योंकि नया एरिया, लेकिन अता तारड़ इंशाल्लाह कवर कर जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज जो कह रहे हैं अलीम खान साहब के आज़ाद उम्मीदवार हमारे साथ राब्ते में हैं, ये आज़ाद उम्मीदवार किस किस के साथ राब्ते में? मैं पहले आता हूँ जरा अलीम खान साहब ने क्या दावा किया है कि तहरीक इंसाफ से जीतने वाले अगर जो लोग जीत के आएंगे वो हमारे साथ राब्ते में। सुने जरा। ये लोग भी बाद में इस्तेकाम का हिस्सा बन जाए? जी बिल्कुल हो सकता है, बाद में पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमारा राब्ता भी है, अभी इस वक्त भी है। जी इस वक्त भी है, तो हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोग शामिल हो जाए। और कुछ फ्यू इंडिविजुअल ने कमेंट भी किया है कि अगर हम जीते तो बाद में आ सकते हैं। ये तो मैं नहीं बताऊंगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, आप ऐसे अगला सवाल आपने ये पूछना था, फिर उनके नाम बताओ। नहीं, अच्छा वो नहीं, चले नहीं, ये मैंने वादा कर लिया, मैंने ना, वो कुछ है, कुछ लोग हैं जिन्होंने कमिट किया है कि हम आएंगे। मैं नाम नहीं पूछ रहा, लेकिन कुछ लोगों ने किया है कमिट कि हम आ जाएंगे बाद में। बैरिस्टर साहब, क्या आप भी पीटीआई के लोगों से वादे ले रहे हैं कि जनाब आपने जीतना है तो फिर हमारी तरफ आ जाना है, जैसे इस्तेकाम पार्टी ले रही है उनके बकौल? देखिए, ये इलेक्शन है, यहाँ पे दावों से भरपूर हर बंदा बात करेगा। अगर जो खुद 1-2 सीटों के ऊपर जिनकी उम्मीद हो कोई जीतने की, अगर उनकी तरफ आज़ाद उम्मीदवार आ रहे हैं तो वो पार्टी जिसके बहुत ज़्यादा पहले या दूसरे नंबर की जमात हो, तो उसके बारे में कितने लोग राब्ता करेंगे। देखिए, मैं इस दफ़ा कह रहा हूँ कि ये जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, लेकिन मैं कभी भी महज दावों को नहीं, क्योंकि झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, आफ्टर 15-20 डेज पता चल जाएगा क्या होगा। तो मैं जो देख रहा हूँ, ये बड़े मुख्तलिफ इलेक्शंस होने जा रहे हैं। एक तो इन्हें हम पॉलिटिकल एक्सरसाइज नहीं बना सके हैं इन इलेक्शंस को, और भले सारा कहते रहे सिद्दीकी साहब की हमदर्दी है पीटीआई के साथ, वो एक कहते हैं, लेकिन मैं इसके बावजूद जानता हूं कि जब 2 कैंडिडेट्स हों, कौमी और सूबाई के, और उनके अलग-अलग सिंबल हों, अलग-अलग रूप हों, तो बहुत मुश्किल होती है। लेकिन उससे हम आगे बढ़े तो बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक ये नहीं पता कि वोटर का ट्रेंड क्या होगा। पीएमएलएन जो लास्ट यहाँ पे इलेक्शंस हुए ज़िमनी, वहां पे बुरी तरह इन्हें इबरतनाक शिकस्त हुई सारे हल्कों के अंदर। हमने इनके चेयरमैन को कराची में हराया और वाइस चेयरमैन को मुल्तान में हराया। अदरवाइज पीएमएलएन गवर्नमेंट में थी, पंजाब में वजीर आला, मरकज में वजीर आजम, और ये सारी सीटें आ रही। तो मैं समझता हूँ कि अभी आपको वोटर का नहीं पता क्या करेगा। दूसरी बात ये है कि महज वोटर, हमें भी इसका है, आज अभी ये ज़हीर अब्बास खोखर साहब की बात कर रहे थे 127 से, वो हमारी थी ना फैमिली करामत खोखर साहब, वो हमने उन्हें ग्रूम किया, नीचे से यूसी लेवल से उन्हें मिनिस्टर तक के लेवल पे लेके गए। आज किसी और पार्टी ने अगर वो डाका डाला है तो वो हालात कितनी देर रहेंगे? लोग देखेंगे आज की कौन काम कर सकेगा, किसके गवर्नमेंट में आने के चांसेस हैं, और फिर कौन नफरत की। देखिए, एक बात हमेशा, लोग नेगेटिव बात पसंद नहीं करते, जलसों में अपोजिशन की बात सुन तो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव बात को लोग कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते। आज पॉलिटिकल एक्सरसाइज सिर्फ चेयरमैन। चलें, राब्ता आपसे मुनक़ता हुआ है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही बैरिस्टर साहब, अभी हम इसको दोबारा कॉल मिला लेते हैं। इन द मीनवाइल मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ,
ब्रेक के बाद वापस जी सूरत हाल आपके सामने रखते हैं और ये भी कि क्या इंतखाबात के दिनों में इंटरनेट सर्विसेज, सवाल हुआ है मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने, उसका जवाब उन्होंने दिया है। उनके जवाब से लगता है कि अभी शायद कोई टेक्निकली काम चल रहा है, तो क्या इंटरनेट सर्विसेज डाउन भी रह सकती हैं आने वाले दिनों में, और क्या वो इंतखाबात के दिन भी हो सकते हैं? इस पर बात करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि मैं आपको ब्रेक पर जाने से पहले बता रहा था कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब से सवाल हुआ है कि क्या इंतखाबात के दिनों में इंटरनेट सर्विसेज डाउन तो नहीं हो सकती, जैसे हम देखते हैं कि कुछ दिनों में, पिछले दिनों में डाउन होती भी रही हैं। इसका क्या जवाब उन्होंने दिया, सुन लीजिए। आप इंश्योर करेंगे कि इलेक्शन के करीब जो इंटरनेट है वो उसकी जो सर्विसेज हैं वो बहाल रहें? अभी तक जो मेरी मालूमात है उसकी वजूहात तकनीकी हैं, उसमें कुछ सिस्टम्स की इंस्टॉलेशंस के मामलात भी हैं और इसकी बिल्कुल ज़मानत नहीं दी जा सकती कि मुस्तकबिल में इस तरह का कोई रखना नहीं होगा। अच्छा, अब नसीम सिद्दीकी साहब, पिछली दफ़ा एक आरटीएस थोड़ी देर के लिए बैठा था तो 5 साल हम उसका शोर सुनते रहे कि ये तो आरटीएस बैठने के नतीजे में पैदा होने वाली हुकूमत है। तो अब जो हुकूमत बनेगी, अगर इंटरनेट सर्विसेज टेक्निकल रीजंस की वजह से मुअत्तल हो गई 2-3 दिन के लिए, तो फिर ये नहीं कहा जाएगा कि ये इंटरनेट की बंदिश के नतीजे में पैदा होने वाली हुकूमत है? तो बड़े सवालात नहीं पैदा हो जाएंगे इससे? बिल्कुल बिल्कुल असल आपने बिल्कुल ठीक बात की, बल्कि मैंने कल ट्वीट भी किया था कि जिस तरह ब्यूरोक्रेसी इलेक्शन कमीशन लेटा हुआ है, तो क्या इंटरनेट भी उस दिन लेट जाएगा? जरा सा आरटीएस 2018 में बैठ गया तो उसका कितना शोर गुवा मचा, और अगर ये इंटरनेट बैठ जाएगा तो इससे और सिस्टम कैसे चलेंगे, आरओस का, डीआरओस का, इनका आपस में राब्ता कैसे रहेगा, इलेक्शन कमीशन किस तरह कायम करेगा? मतलब इंटरनेट आपको पता है वो तो अगर बंद कर दिया जाता है पाकिस्तान में तो आप तो मफलूज होकर रह जाते हैं कि कोई काम भी नहीं चल सकता। और अगर इस किस्म का कोई काम किया तो दुनिया भी इस इलेक्शन को नहीं मानेगी। पहले इलेक्शन कमिश्नर बहुत ज्यादा मुतनाज़ा हो चुके हैं, जिस तरह उन्होंने बल्ले का निशान पीटीआई से ले लिया। कहने की बात तो लोग ये कहते हैं कि शायद उनके वकीलों ने केस सही पेश नहीं किया या डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। जो इलेक्शन कमीशन खुद गैर आईनी तौर पे 90 रोज के अंदर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं करा सका, निगरान गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त नाजायज है, गैर आईनी मौजूद है, तो वहां पे आपने एक पार्टी के साथ जो सबसे बड़ी पार्टी है, मुल्क की सबसे पॉपुलर पार्टी है, आप उनसे उनका निशान लेते तो आप तो पहले ही बहुत कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। और अगर आप इस तरह इलेक्शन वाले दिन अगर इंटरनेट को बंद करेंगे तो उससे तो बहुत ज्यादा चमकोइयां भी बढ़ेंगी, बहुत ज्यादा बातें भी बनेंगी, फॉरेन ऑब्जर्वर्स हैं वो उसको किस तरह देखेंगे। तो ये तो बहुत ही खौफनाक बात है जो आपने बताई। और जिस तरह मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कहा है कि वो तो तकरीबन आधे इस बात के अंदर तैयार हो चुके हैं, तो देखें आने वाले वक्तों में क्या होता है। बिल्कुल सही है। राना साहब साहब, ये आज़ाद उम्मीदवारों पर बहुत बहस हो रही है कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, एक तो खैर इस पर भी आप ज़रा कमेंट कर दीजिएगा। इंटरनेट की बंदिश पर बहुत सारे लोगों ने इस पर अभी से गुफ्तगू शुरू कर दी है और मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने भी क्लियरली ये नहीं कहा कि जी ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा जी हो सकता है आने वाले दिनों में, इसके बिल्कुल इम्कानात मौजूद हैं। तो इससे लगता है कि शायद कोई ऐसा प्लान मौजूद है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी पीटीआई का कुछ ऑनलाइन जलसा होता है तो उस दिन इंटरनेट की सर्विसेज जो हैं वो मुअत्तल हो जाती हैं और वो टेक्निकल रीजंस की वजह से हमें बताया जाता है कि हुई हैं। तो ये टेक्निकल रीजंस के इंतखाबात में भी आ सकती है। एक तो ये, दूसरा आज़ाद उम्मीदवारों पर बात हो रही है। अगर आज़ाद उम्मीदवार जीत जाते हैं तो आपके ख्याल में ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक नहीं हो जाएगा? क्योंकि जीतने वालों की शायद फर्स्ट चॉइस कोई और पार्टी हो और नून लीग की भी चॉइस ये नहीं होगी कि आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाए। देखिए, सबसे पहले तो पीएमएलएन वो वाहिद जमात है जिसने ये नारा नहीं लगाया कि हम आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलके जो है सिंपल मेजॉरिटी गेन कर लेंगे या हुकूमत बना लेंगे। हमें अपने ऊपर ही इतना एतमाद है कि हम सिंपल मेजॉरिटी खुद ले लेंगे। हमने ये कहा कि हम आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलके जो है हुकूमत बनाएंगे, तो हमारा ये कोई ऐसा टारगेट नहीं है। लेकिन मुख्तलिफ जमातों के, तो मैं समझता हूँ कि वो आज़ाद उम्मीदवारों की भी पहली चॉइस पीएमएलएन ही होगी, क्योंकि जो मेजॉरिटी पार्टी देखें तो आज़ाद उम्मीदवार जुड़ते हैं, लेकिन ये हमारी कोई स्ट्रेटजी या प्लान का हिस्सा नहीं है। ये तो चीज़ें 8 फरवरी के बाद क्लियर, इतनी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार आते हैं और फिर डेफिनेटली उनके पास एक आईनी हक है कि वो अब मर्जी की जमात के साथ जो है वो मिल जाएं। तो इसमें तो कोई बात नहीं है। जहां तक इंटरनेट की बात है, देखें 2 दिन या 1 दिन की अगर इंटरनेट गिर जाता है या नहीं होता, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में। इससे ना सिर्फ आईटी के बिजनेस को इम्पैक्ट होता है, बल्कि आपको ये तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर बहुत सारे सवालिया निशान लग जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल, ये भी हम सिर्फ एक गेस वर्क कर रहे हैं कि ऐसा होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरनेट में कोई कमी पेशी नहीं आनी चाहिए। खास तौर पे जो इन्होंने नया इलेक्शन मैनेजमेंट ईएमएस बनाया है
उसके अंदर भी कोई जो है वो ब्रेक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ आता है तो डेफिनेटली उससे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर काफी सवालात उठ जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई टेक्निकल इश्यूज हैं और उसकी बुनियाद पे इंटरनेट कभी जो है वो डाउन हुआ है तो उसको हल करना चाहिए, खास तौर पे इलेक्शन डे में तो कोई कुताही ऐसी नहीं होनी। सही है। तो ये जो मैंने आज़ाद उम्मीदवारों का सवाल किया है राना साहब, इसमें जैसे मैंने कहा कि नून लीग की भी शायद ये चॉइस नहीं होगी, क्योंकि नून लीग अगर कुछ जगहों से जहां पर उन्होंने खुद अपने बंदे भी उतारे होंगे मैदान में और उनके अपने प्रॉपर कैंडिडेट्स मौजूद हैं, वहाँ से आज़ाद जीतने वाले को अपनी जमात में शामिल कर लेते हैं, तो अगेन फिर चंद सालों के बाद दोबारा जब इलेक्शन होंगे तो फिर वो हल्का प्रॉब्लम करेगा। जैसे कि इस वक्त आज आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि जो लोग मुनहरिफ होकर पीटीआई से आए थे, जैसे शेर वसेर वाले हल्के में, आप ही के फैसलाबाद में ये प्रॉब्लम हुआ और भी जगहों पर ये प्रॉब्लम हुआ है, एडजस्ट करना पड़े हैं लोग जो मुनहरिफ होकर आए हैं। लोधरा में भी एमपी की सीटों पर हम देख रहे हैं कि अपने लोगों को छोड़ के मुनहरिफ होकर आने वाले लोगों को एडजस्ट करना पड़ा है, और वहाँ पर आपका अपना जो पहले से मौजूद कारकुन है या वोट सपोर्टर है या कैंडिडेट है वो खराब हुआ है। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं हो जाएगा पीएमएलएन के लिए कि अगर वो भी वेलकम करते हैं आज़ाद उम्मीदवारों को? उसकी कोशिश ये होती है, या जो भी पार्टी आती है अगर वो मेजॉरिटी लेती है, गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है, तो उसकी कोशिश होती है कि वो मजबूत हुकूमत हो, और वो हुकूमत इससे बालातर के बाद में क्या होता है, लेकिन उस वक्त उसकी कोशिश यही होती है कि हुकूमत की स्ट्रेंथ ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर हो, ताकि वो मुश्किल फैसले ले सके और मसाइल हल कर सके। तो जितनी मजबूत हुकूमत होगी उतना ही वो बेहतर परफॉर्म कर सकती है। तो ये तो इट गोज विदाउट सेइंग कि अगर ऐसा कोई सिनारियो डेवलप होता है तो हर जमात कोशिश करेगी कि वो अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। तो लेकिन मैं समझता हूं कि इसके ऊपर पहले से प्रिडिक्ट करना, सूरत हाल निकलेगी फिर इसके ऊपर जो है वो बेहतर इस पर बातचीत की जा सकती है। सही है। वैसे साहब, एक ऐसी पार्लियामेंट वजूद में आने का एक बार फिर इम्कान पैदा हो रहा है, जो हमें हमारे सामने अभी तक नंबर्स आ रहे हैं या जो इम्कानात दिखाई दे रहे हैं कि ये 3, 4, 5 जमातों की भी हो सकता है, यानी एक बड़ी जमात और 3, 4 छोटी जमातें मिलकर 5 जमातों की एक हुकूमत बनेगी। आपके ख्याल में एक ऐसी हंग पार्लियामेंट मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है? क्योंकि अभी हमने देखा है 16 महीने की जो हुकूमत थी उसमें 10-12 जमातों की एक नुमाइंदगी थी और वो प्रॉब्लम नहीं हल हो सके बहुत सारे, और उसकी मजबूरियाँ होती हैं ज़ाहिर इस तरह की हुकूमत की। तो ये मसला फिर कैसे हल होगा? देखिए असद भाई, ये सारी बात आपके टेम्परामेंट की है या आपकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग की है। हमने पाकिस्तान के अंदर 2/3 मेजॉरिटी की ऐसी गवर्नमेंट्स भी देखी हैं कि जो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारती हैं और चलती नहीं है। ऐसी गवर्नमेंट्स भी देखी हैं, मियां साहब की, पीएमएलएन की, हमेशा से 2/3 मेजॉरिटी में इन्हीं की ये खुश नसीबी रही है कि इन्हें दिलवाई जाती रही है, लेकिन उसके बावजूद ये लड़ाई करके बाहर आ जाते थे। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट आई, हमें तो कभी सिंपल मेजॉरिटी भी हमारी छीनी गई। 88 में हम 2/3 मेजॉरिटी से आ रहे थे, जो कुछ हुआ आईजीआई बना के आपके सामने है, लेकिन हमें सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं दी जाती। तो हमने पहली दफा पाकिस्तान में मौजा करके दिखाया कि एक पार्टी ने अपने 5 साल पूरे किए और तमाम पार्टीज को साथ लेके चले, कोई सियासी कैदी नहीं रखा, कोई मुखालिफत नहीं रखी और आइन को एक तरह से दोबारा रीराइट किया। तो मैं समझता हूँ कि अब ये कैपेबिलिटी है आपकी कि एक वो जमात जो 2/3 मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट ना चला सके, वो कैसे बहरानों को हल करेगी, और हंग पार्लियामेंट बनने जा रही है। अब किसके अंदर कैपेसिटी है कि वो दूसरी ग्रुप्स को साथ में ला सकता है? अगर आज़ाद जो कि पीटीआई के लोग हैं वो आएंगे तो वो किसके साथ बैठ सकते हैं या कौन लेके चल सकता है, ये भी एक सवाल होगा। पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता मजीद नफरत की सियासत करें या किसी को माइनस करके आप पॉलिटिक्स करेंगे। तो इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि हमने सबको साथ लेके, और यही वो पॉलिटिकल एक्सरसाइज है जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो कर रहे हैं। हम नफरत की बात नहीं कर रहे, तकसीम की, इंतशार की बात नहीं कर रहे। हम ये कहते हैं कि जो मिसाके मीशत आप बातें करते थे ना, हम तो वो मिसाके मीशत अवाम के साथ कर रहे हैं, मुआहदा लेके गए हैं लोगों के साथ, ताकि पार्लियामेंट के कल के जमातों को करना पड़े तो हम उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर करें। तो वो पॉलिटिकल पार्टी चलेगी जो पहले अवाम को एक उम्मीद दे के आ रही है, उनसे कोई वादे करके आ रही है, और उन्हीं वादों की बुनियाद पर मुश्तरका के ऊपर दूसरी जमातों के साथ अलायंस करेगी। अगर कोई जमात अपने जहन में ये बना के बैठी है कि हमें मेजॉरिटी मिल जाएगी और नाम हमें कैंपेन करने की जरूरत है, रेडीमेड हुकूमत मिल जाएगी, तो फिर लग पता जाएगा इन्हें ये इधर यहाँ पे यही खुशफहमियां बहुत से लोगों को कैंपेन आप शुरू तो वैसे पीएमएलएन की कैंपेन शुरू तो हो गई है, नवाज शरीफ साहब और मरियम दोनों मैदान में हैं, फील्ड में। असद भाई सिलेक्टेड, अच्छा, रिश्तेदारों की तरफ, दामाद की तरफ, फलां की तरफ, ऐसी कैंपेन हो रही है, अभी खुल के अवाम में नहीं आ रहे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, तीनों पार्टी, इसका आप भी समझते हैं हल्के की सियासत को, 3 हम अगर पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं
तो सबका एक स्ट्रांग होल्ड कहा जाता है। हमारा स्ट्रांग होल्ड सिंध है, पीटीआई का केपीके है, इनका सेंट्रल पंजाब है। अब देखिए कि हम अपने स्ट्रांग होल्ड से प्लस करके आ रहे हैं, हमें कोई मुकाबला नहीं दे पा रहा। ये सेंट्रल पंजाब में इस वक्त जुर्रत नहीं कर रहे हैं लोगों में खुलेआम जलसे करने की, और केपीके के अंदर उनके भी हालात इतने अच्छे नहीं है, वहां पे भी उनके खिलाफ ग्रुप ज्यादा है। तो वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो अपने स्ट्रांग होल्ड में मजबूती पहले से मजबूती के साथ आ रही है। अब हम प्लस करेंगे, जितना भी करेंगे। बलोचिस्तान में हमारी सूरत हाल तमाम सियासी जमातों से बेहतर है, जनूबी पंजाब के अंदर हम बहुत बेहतर है, सेंट्रल पंजाब में हम सरप्राइज देंगे। मैं ये नहीं कह रहा, ना मैं दावे कर रहा हूँ 2/3 अक्सरियत लेंगे, लेकिन हम पहले से ज्यादा बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, केपीके के अंदर करेंगे। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी पहले से गेम पॉलिटिकली बात करें ना, दावों के ऊपर तो नहीं खड़े होंगे, तो हम अपने स्ट्रांग होल्ड के साथ साथ दूसरे सूबों में प्लस करने जा रहे हैं। बाकी तो अपने स्ट्रांग होल्ड में मजबूती से नहीं बैठे हुए। तो ये एक बात है। और फिर पाकिस्तान को जरूरत एक ऐसी जहनीत की है जो पॉलिटिकल जहन हो, लड़ाई ना करे, इदारों के दरमियान भी लड़ाई ना करे, और पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान भी नफरतों को खत्म करे। और वो इस वक्त कैपेबिलिटी सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसकी क्यादत में है। हमें आप मुफाहमत का बादशाह कहते हैं, तो फिर मुल्क को मुफाहमत की जरूरत है। चलिए, मुल्क को इस वक्त लड़ाई की और जंग की जरूरत सही है। लेकिन वो जरदारी साहब ही थे ना, जब जो सबको मना के एमक्यूएम को, चौधरी बरादरान को या चौधरी शुजात साहब को, इनको मनू के लेकर आए थे ना हुकूमत बनाने के लिए 16 जमातों की। चल तो नहीं सकी वो मुफाहमत जो जरदारी साहब ने, बल्कि उल्टा एमक्यूएम तो जरदारी साहब से ही नाराज होगी कि जो सिंध में वादे किए वो भी पूरे नहीं किए। तो ये मुफाहमत का बादशाह जो है वो वादे भी तो पूरे करें ना। एमक्यूएम से पूछें, वो कहते हैं वादे पूरे नहीं कर रहे। मुख्तसरन पूरे करते हैं, लेकिन हम पूरे करते हैं। वो मौला अली कहते हैं जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। हम हमेशा एहसान करते हैं, और ये हमेशा शर दिखाते हैं। नसीम सिद्दीकी साहब ही चलने दें, हमें हमारी मुफाहमत चलने। चले नसीम सिद्दीकी साहब, ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब जब नहीं आए थे पाकिस्तान में, लंदन में थे, तो पीएमएलएन का एक माइंडसेट था, वो कहते थे कि जब ये आएंगे नवाज शरीफ साहब तो कैंपेन बनेगी, और फिर देखना हमारा पॉपुलैरिटी का ग्राफ कितना ऊपर जाता है और सर्वे सारे बिल्कुल उलट जाएंगे सारे। आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब के वापस आने से पीएमएलएन का ग्राफ कितना ऊपर गया है और उनकी कैंपेन में कितना फर्क पड़ा है, और नवाज शरीफ के आने से पार्टी का बयानिया कितना पॉपुलर हुआ है? देखिए असद, बात यह है कि जब अदम एतमाद लाया गया था तो उस वक्त भी यही सोचा गया था कि इमरान खान साहब के खिलाफ जुलूस निकलेंगे, मिठाइयाँ बांटी जाएंगी, लेकिन बिल्कुल उलट साबित हुआ और अवाम की तरफ से बहुत बड़ा रद्देमल आया। और अवाम ने देखा कि जिस बेस के ऊपर इमरान खान साहब को निकाला गया था कि महंगाई बहुत हो गई, और फिर जिस तरह पीडीएम की तमाम हुकूमतों ने मिल के जिस तरह अपना कौम का खून पसीना चूसा है, जिस तरह बिजली के बिलों के लिए लोग रोए हैं, रोटी के लिए लोग तरस गए, नौकरियों के लिए तरस गए, तो ये एक नफरत इकट्ठी हो चुकी है। और फिर ये सोचा जा रहा था कि शायद नवाज शरीफ साहब को जब वापस लाया जाएगा, वो लंदन से वापस आएंगे तो बड़ा एक वार्म वेलकम होगा और बड़ी एक हलचल मच जाएगी। उसका तो आपने देख लिया कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने जलसे जुलूस से खिताब किया, या उनकी पॉपुलैरिटी कितनी है कि वो आम आवाम में जा ही नहीं पा रहे, वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं या बड़े ही लिमिटेड जगहों पे, अपनी चूजन जगहों पे जाके जलसे कर रहे हैं। तो पॉपुलैरिटी तो सामने है, पॉपुलैरिटी तो आपको नजर आ रही है। और एक शख्स इमरान खान है जिसकी पॉपुलैरिटी जो है वो कम नहीं कर पा रहे। सही है। चले में मौजूद है मुख्तसरन मुझे ये बता दीजिए राना एहसान अफजल साहब के नवाज शरीफ साहब ने वैसे कैंपेन नहीं की जैसे उनसे तवक्को की जा रही थी, या जैसे समझा रहा था कि वो आए हैं अब वो हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। उन्होंने 2 जलसे किए हैं सारे, और वो भी एक वो अपने हल्के में गए हैं और एक हाफिजाबाद में गए हैं। तो आपके ख्याल में क्या वजह है इसकी? दूसरा ये कि देखिए जी ब्लूमबर्ग की आपने अभी रिपोर्ट देखी होगी। ब्लूमबर्ग ने ये एनालिसिस किया है कि जो 3 दफा वजीर आजम मियां नवाज शरीफ रहे हैं, कंपेयर टू पीटीआई, कंपेयर टू पीपल्स पार्टी, उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज रही हैं वो बेहतर रही हैं, उससे मुल्क को फायदा मिला है। तो ये बड़ा एक कह लें इंडिपेंडेंट अदारा ब्लूमबर्ग जैसा, जिसकी बड़ी साख है दुनिया के अंदर, उसने मियां नवाज शरीफ की परफॉर्मेंस को सही है देखें एक भरपूर कैंपेन का आगाज कर दिया है। अवामी पज़े राय जो जलसों में नजर आ रही है वो भी भरपूर है, एक से एक जलसा हमारा कामयाब है कि आने वाले दिनों में आपको एक दिन में 2-2 3-3 कैंपेन बनती हुई नजर आएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, नसीम सिद्दीकी साहब आपका भी शुक्रिया। बैरिस्टर आमिर हसन साहब साथ रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद चंद चीज़ों पर और बात करते हैं, ख़ास तौर पर जो कानूनी पहलू हैं। ये जो हर बंदा कह रहा है कि हम पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को ले लेंगे, कानूनी तौर पर वो ऐसा कर भी सकते हैं या नहीं, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। सर ये बताइए कि हर पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है
कि जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार होंगे वो उनको हम अपने साथ शामिल कर लेंगे। कानूनी तौर पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मुमकिन है, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी पार्टी एफिलिएशन शो की हुई है इलेक्शन कमीशन में फॉर्म जमा कराते हुए कि हम तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं। एक सियासी जमात का मेंबर क्या दूसरी सियासी जमात का हिस्सा बन सकता है इलेक्शन जीतने के बाद? बहुत शुक्रिया असद साहब, ऐसा नहीं है जिस तरह लोग कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये बुनियादी तौर पर पार्टी पे पाबंदी नहीं लगी। तहरीक इंसाफ बतौर पॉलिटिकल पार्टी की अभी भी मौजूद है, लिस्ट में मौजूद है, और तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारान जो है उनको नॉमिनेट किया है और लिस्ट भेजी है, और हर एक को वो उसका नाम उन्होंने शामिल किया है इलेक्शन कमीशन के पास। और सिर्फ इतना हुआ है कि उनसे जो इंतखाबी निशान छीना गया, ये इंतखाबी निशान बेसिकली किसी पॉलिटिकल पार्टी की शिनाख्त होती है और उसके कैंडिडेट्स को की सहूलत के लिए, आम आदमी की सहूलत के लिए ये इस्तेमाल होता है कि जिसने वोट डालना है। तो पढ़े लिखे मुल्कों में तो ऐसा तस्वर नहीं है, सिर्फ पार्टी जो है अपना कैंडिडेट नॉमिनेट करती है, इंतखाबी निशान का कोई तस्वर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की आबादी चूंकि ज्यादातर अनपढ़ है, इसलिए उनके लिए एक इंतखाबी निशान जो है वो दे दिया जाता है ताकि जो कैंडिडेट जो है जिसको वो वोट देना चाहते हैं उस इंतखाबी निशान पे वो वोट लगा दे। तो इससे ये कतई नहीं समझना चाहिए कि इंतखाबी निशान मुख्तलिफ मिलने से पार्टी जो है वो खत्म होगी और लोग जो है वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। सारे के सारे उनके कैंडिडेट्स हैं, नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं, और इलेक्शन जब वो जीतेंगे तो वो अपनी पार्टी में रहेंगे। अगर कोई पार्टी से हटता है, किसी और तरफ जाता है, तो वो डिफेक्शन। उसमें एक इंटरप्रिटेशन ये है ना चोई साहब कि ये जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं ये पार्टी में, पीटीआई में इसलिए नहीं जा सकते या उसके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़े क्योंकि पार्टी जो है वो एक सिंबल पर इलेक्शन तो लड़ ही नहीं रही, और अगर एक सिंबल पर इलेक्शन लड़के नहीं आ रही है पार्लियामेंट के अंदर तो उस पार्टी के साथ तो कनेक्ट ही नहीं हुआ जा सकता। नहीं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि पार्टी जो है अगर उसका सिंबल नहीं होगा तो वो कैंडिडेट उसका समझा नहीं जाएगा। सिंबल वाली एक नई डेवलपमेंट है कि सिंबल आपने ले लिया उनसे, लेकिन सिंबल बेसिकली उसके लिए है, वोटर के लिए है, उसकी शिनाख्त के लिए है कि उसने शिनाख्त करना है अपने कैंडिडेट को। ये कोई लिखा हुआ नहीं है कि अगर पार्टी जो है इसका, ये बल्कि ऑलरेडी फैसला भी वो बेनजीर भुट्टो वाले 88 वाले केस में आ चुका है। तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि ये लोग जो है ये आजाद हो गए कि अब लड़े तो ये पीटीआई के टिकट पर और उसके बाद जिस पार्टी में चाहेंगे चले जाए। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पार्टी जो है, पार्टी एफिलिएशन तो वो उनकी मौजूद है। बाकी इंतखाबी निशान वाली एक सहूलत उनसे वो जो उन्हें ले दी गई है और वो एक मुश्किल में है और अपने आप को मुतारिफ अलग वो करवा रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है। और ये सिर्फ कोशिश ये की जा रही है एक तासुर देने की कि जनाब फिक्र ना करेंगे, जो सारे आजाद होंगे इनके साथ हम सौदेबाजी करेंगे। यानी बेसिकली अब भी इन्हें ये यकीन नहीं है कि ये अपने तौर पर जीतेंगे। आज भी ये पॉलिटिकल पार्टी असद साहब ज्यादातर इन्हिसार कर रही है हॉर्स ट्रेडिंग पर, और ये तवक्को कर रही है कि जनाब फिक्र नहीं है, हम अगर नहीं भी जीतेंगे तो हमें उनसे मिल जाएंगे। ऐसा कतई नहीं हो सकता। सही है आरिफ साहब, ये चलिए एक और सिनेरियो है ना, वो ये है कि आजाद उम्मीदवार जीतता है लेकिन वो चाहता है कि अब अपनी पार्टी के साथ ना जाए, वो उसकी खुद जाती तौर पर यह मंशा होती है। तो क्या यह मुमकिन है कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर ले खुद, अगर वो चाहे तो? अगर वो आजाद होगा तो तब है ना, ये कैंडिडेट तो आजाद नहीं है। अब ये आजाद नहीं है, ये तो आजाद नहीं है। आजाद कैंडिडेट जो है जब वो जीतता है किसी के साथ उसकी कोई वाबस्तगी नहीं होती। आप इस एक लम्हे के लिए सिंबल को भूल जाए, आप सिर्फ पार्टी वाबस्तगी की बात करें। अगर कोई शख्स जिसको लिस्ट में दिया लेकिन सर इलेक्शन कमीशन में तो इनके नाम के आगे इंडिपेंडेंट लिखा जाएगा ना, इनके नाम के आगे पीटीआई तो नहीं लिखा जाएगा। नहीं, इनके नाम के साथ पीटीआई ही लिखा जाएगा और पीटीआई ही लिखा जाना चाहिए। उसकी वजह यह कि ये पीटीआई की लिस्ट में शामिल है। इंतखाबी निशान इनका भले जो भी हो, ऐसा वो सिर्फ उस सूरत में हो सकता है अगर पार्टी के ऊपर पाबंदी लग जाए और पार्टी एग्जिस्ट ना करती हो। पार्टी अगर एग्जिस्ट करती है तो उसे इलेक्शन से रोका नहीं जा सकता, और उसके लिए इलेक्शन लड़ना है तो आपने कैंडिडेट्स के जरिए लड़ना है। हाँ, ये जो आपने फरमाया कि अगर कोई आजाद उम्मीदवार होता है, आजाद उम्मीदवार अगर वो जीतता है तो वो जिस पार्टी से चाहे पहले चॉइस दिया जाता है कि जी आप किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं या आप आजाद बैठना चाहते हैं उसके अंदर। तो साहब अगर फर्ज करें एक ऐसा उम्मीदवार है जिसकी पहले से नियत थी कि मैंने ना तहरीक इंसाफ के साथ लड़ना है ना मैंने लड़ना ही आजाद है, और उसने
अपने नॉमिनेशन पेपर्स में भी इंडिपेंडेंटली लिखा हुआ है कि भाई मैं आज़ाद उम्मीदवार हूं, वो अगर जीत जाता है तो क्या वो तहरीक इंसाफ में भी जा सकता है? किसी पार्टी में भी जा सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि वही चॉइस हर एक से दिया जाता है। सबसे पहले जो आजाद उम्मीदवार जीतते हैं उन्हें कहा जाता है कि जी आप अपना पार्टी चॉइस दें। अगर वो पार्टी चॉइस देते हैं तो उस पार्टी की तादाद में, उसके अरकान की तादाद में इजाफा होता है। फिर उसी हिसाब से उन्हें मखसूस नशस्तें भी मिलती हैं। बाकी सारी चीजें जो है वो उसी हिसाब से फिर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन भी उसी तनासब से होता है। लेकिन ये वो वक्त होता है जब इंतखाब के बाद दिया जाता है चॉइस कि जी आप जिस पार्टी में जाना चाहें वो चले जाएं। ऐसा कतई नहीं है कि लोग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ के हवाले से लड़े, उनके नॉमिनेटेड कैंडिडेट हो और जीतने के बाद वो जिससे चाहे चले जाओ, इसलिए कि इंतखाबी निशान उनका एक नहीं था। इंतखाबी निशान तो सिर्फ सहूलत थी जो हासिल उनसे ले ली गई है, अदरवाइज इंतखाबी निशान जो है ये फिगर नहीं करता इस इलेक्शन में। सही है, इलेक्शन किसी का कैंडिडेचर जो है वो इंतखाबी निशान से वाबस्ता नहीं सही है। चौधरी साहब, अब आपको लगता है कि ये मामला अगेन, चूंकि इसमें आपकी एक राय है और आप जैसे और भी लोगों की यही राय है, लेकिन कुछ एक मुख्तलिफ राय भी मौजूद है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तशरीह के लिए दोबारा? नहीं, ऐसी ये तब है कि अगर इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा फैसला करता है कि उन्हें वो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करता है तो फिर जाना पड़ेगा। अदरवाइज तो इस वक्त तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ऐसी बात ही नहीं आई। जब तक कॉज ना होगी, सिर्फ लोगों के कहने पे तो नहीं जाया जाएगा। ये तो मुख्तलिफ आ रहा है ना, आपने पूछा मुझसे, मैंने आपको अपनी राय दी, कुछ दूसरे लोग जो उनकी अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से भी राय दे रहे हैं। ज्यादातर हो ये रहा है कि कानूनी से ज्यादा लोग अपनी पसंद की राय देते हैं, जो वो चाहते हैं कि ऐसा हो। यानी ये फैसला तब चैलेंज किया जाएगा जब इलेक्शन कमीशन डिनाई कर देगा और कहेगा कि ये जीतने वाले आजाद उम्मीदवार है, ये पीटे का हिस्सा नहीं बन सकते, तो फिर इलेक्शन कमीशन को उस फैसले को चैलेंज किया जाएगा, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में? उस फैसले को चैलेंज, अभी तक कोई कॉज ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन क्या पहले से सिर्फ तशरीह के लिए भी जाया जा सकता है किसी सुप्रीम कोर्ट में कि जी ये इबाम मौजूद है, इसको क्लियर कर दें? इबाम तब कहाँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए कोई केस मौजूद होना चाहिए, कॉज होनी चाहिए। सिर्फ ये इस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट कैसे एंटरटेन करेगी कि जी हम लोग कह रहे हैं कि वजारत कानून अपने तौर पर इंटरप्रिटेशन के लिए भेज सकती है, या इलेक्शन कमीशन इंटरप्रिटेशन के लिए, या कोई इदारा भेज सकता है इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास? ये नुकता इंटरप्रिटेशन वाला मामला इस वक्त अभी है नहीं। अच्छा, इस वक्त तो मामला बड़ा क्लियर है, क्योंकि ये एक पार्टी है, पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स दिए हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इंतखाबी निशान से वो महरूम हो गए हैं, वो अलग-अलग इंतखाबी निशान है। जिस वक्त इलेक्शन हो जाता है और उन्हें पॉलिटिकल पार्टी जिसकी तरफ से उन्हें नॉमिनेट किया गया था उसके का नहीं समझा जाता और डिक्लेयर किया जाता, उन्हें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया जाता, तो तब ये मामला जाएगा अदालत में कि ये इंडिपेंडेंट नहीं, ये तो उस पॉलिटिकल पार्टी के जिससे इन्हें टिकट दिया था। तो इस वक्त कोई कॉज ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ गुफ्तगू है लोगों की आपस में, आरा है, तो आरा की बुनियाद पर तो आप अदालत में नहीं जा सकते। सही है। तो सर अब ये बताइए कि अगर बहुत बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार जीत जाते हैं और ये इंटरप्रिटेशन भी यही हो जाती है कि जी ये किसी जमात में नहीं जा सकते, या चलें वो फैसला करते हैं कि हमने किसी जमात में जाना नहीं है और वो आज़ाद हैसियत में जाकर असेंबली में बैठ जाते हैं और नंबर ही पूरा नहीं हो रहा बाकी जमातों का, तो क्या होगा? देखिए, अगर नंबर नहीं पूरा होगा, आपने एक बात सुनी थी, मैंने भी सुनी थी चंद दिन पहले, ये जो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी रहे हैं कंवर दिलशाद, उन्होंने, अब वो मिनिस्टर है गालिबन वहां, तो उन्होंने ये कहा था कि ये जी लीडर ऑफ दी हाउस, जब ये लोग इलेक्ट हो जाएंगे तो लीडर ऑफ दी हाउस के इलेक्शन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा, और लीडर, और वही बात जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो उसी की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर ये असेंबली टूट जाएगी। यानी जो असेंबली बनाने वाले हैं, इलेक्शन कराने वाले हैं, अभी तक उनके ज़हन में यही बात है, क्योंकि मैं उनकी बात को इसलिए भी अहमियत देता हूं कि वो हमेशा इलेक्शन कमीशन की तर्जमानी करते हैं और उसी तर्जमानी के नतीजे में उन्हें वजारत भी वहां सूबाई वजारत मिली है, तो वो बातें वही करते हैं जो इलेक्शन कमीशन में होती है। तो इलेक्शन कमीशन यदि ये सोच रहा है, और इलेक्शन कमीशन के सोचने का मकसद ये है कि जो पीछे इनके वारिस है वो ये सोच रहे हैं कि इलेक्शन हो भी और ना भी हो, यानी इलेक्शन हो और उसके नतीजे में असेंबली जो है वो फिर टूट जाए, फिर वही चीज जिसकी तरफ लोग इशारा कर रहे हैं कि अल्टीमेटली वही निजाम चलेगा, यानी इलेक्शन से भागना है, चाहे उसके नहीं। तो फिर क्या आप कह रहे हैं असेंबली टूट जाएगी, तो फिर क्या यानी असेंबली के वजूद में आने से पहले ही दोबारा इलेक्शन करने पड़ जाएंगे? कंवर दिलशाद साहब की इस इंटरप्रिटेशन को मान लें। एक बात वो कर रहे थे ना, उनकी अपनी लॉजिक है कि जनाब लीडर ऑफ द हाउस
का इंतखाब नहीं हो सकता। लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब आजाद उम्मीदवारों की बुनियाद पे तो नहीं हो सकता। किसी एक वाज़ेह तौर पर जिसका नाम होगा किसी पॉलिटिकल पार्टी के कि ये एक पार्टी है, इसके इतने मेंबर्स हैं और उनके साथ भले आजाद भी शामिल हो जाए, लेकिन अदरवाइज तो अगर आजाद रहते हैं तो फिर तो लीडर ऑफ द हाउस जब तक वाज़ेह मेजॉरिटी ना होगी तो कैसे लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब होगा। उसके लिए तो जरूरी है कि वाज़ेह मेजॉरिटी हो, तभी उसे कहा जाएगा ना कि आप गवर्नमेंट फॉर्म करें। सही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए देखते हैं, बहुत सारी उलझने हैं, इसका नतीजा क्या निकलता है रिजल्ट्स की जब आएगा 8 फरवरी को, उसके बाद पता चलेगा। बहुत शुक्रिया बहरहाल आरिफ साहब प्रोग्राम करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।